कौम को मुबारक हो, इसलिए कि इमरान खान साहब ने ये पटिशन फाइल की थी जो कि पीडीएम की जमातों ने आते साथ ही पहला जो गलत काम किया था, अपने आप को एनआरओ दे के नैब लॉज की वो तरामीम कर दी थी जो पर्सन स्पेसिफिक थी और जो उनके मुकदमात को बेनिफिट दे सकती थी, और न सिर्फ उनको अपने मुकदमात के मफाद के लिए ये किया बल्कि इसमें उन्होंने अपने अपने जो रेफरेंसेस थे, जो उनके इंक्वायरीज थी या इन्वेस्टिगेशन थी, उन सब को क्लोज डाउन करने के लिए ये नैब की तरामीम लेकर आए थे। आज एक लिहाज से एनआरओ ख़त्म हो गया। 2/1 से जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन को एक्सेप्ट किया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने डिसेंटिंग नोट दिया। मैं उस फैसले के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। एक सेक्शन 4 की जिन रेगुलेटरी बॉडीज गवर्नमेंट फंक्शनरीज के बारे में था कि वो बंदे इस नैब लॉ से नहीं, उनके ऊपर इसका इतलाक होगा जो कोई कलेक्टिव डिसीजंस करेंगे और किसी को बेशक बेनिफिट भी दे दें तो उनके ऊपर इसका इतलाक नहीं होगा। वो जो गवर्नमेंट या वो पब्लिक सर्वेंट्स या वो रेगुलेटरी बॉडीज़ के लोग जिन्होंने ये फैसले अगर बदनीयती पे करेंगे, अगर वो करप्शन पे मुलव्वस होंगे तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। फिर दूसरी बात कि इस वक्त आर्टिकल 184(3) की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती, उसके बारे में भी फैसला दिया है कि आर्टिकल 9 की वायलेशन है, आर्टिकल 14 की वायलेशन है, आर्टिकल 19A की वायलेशन है, आर्टिकल 25 की जहां वायलेशन हो तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन होता है। इसमें अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो पटिशन को इंटरटेनेबल करें। नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सेक्शन 5 में आपको याद होगा कि बेनामीदार की जो डेफिनेशन थी वो चेंज कर दी गई थी, तो लिहाजा वो जो ओरिजिनल पोजीशन थी उसको रेस्टोर कर दिया। और एक और बात थी कि 50 करोड़ से कम का कोई भी मुकदमा होगा वो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी स्टेज या किसी कोर्ट में रेफरेंस था वो भी वापस हो गया था, उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया और ओरिजिनल लॉ को रेस्टोर कर दिया। इसी तरह सेक्शन 9 बड़ा अहम था। सेक्शन 9 का सब सेक्शन 9A(5) जो था एसेट्स बियॉन्ड मीन्स, जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स का इशू था उसको भी चेंज किया ओरिजिनल पोजीशन में, क्योंकि यहाँ इन्होंने लॉ को बदली कर दिया था और ये कह दिया था कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स अगर हैं भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस प्रोसिक्यूशन उसमें साबित करे कि जनाब ये करप्शन के पैसे हैं। हालांकि जब कोई शख्स की फर्ज करो प्रॉपर्टी या तनख्वाह या उसके जो नॉन सोर्सेज हैं वो हैं 1 करोड़ के, प्रॉपर्टी या वो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स रखता है वो 50 करोड़ के, तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा? तो नेचुरली उससे पूछा जाएगा कि ये आप बताएं कि आपके पास ये एसेट्स कहाँ से आए हैं, तो लिहाजा वो भी ओरिजिनल लॉ को रेस्टोर कर दिया गया। इसी तरह मिसयूज ऑफ अथॉरिटी को भी उन्होंने उस लॉ को चेंज किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने चेंज किया था। बेसिकली वो फेक अकाउंट्स को मद्देनजर रख के, ताकि वो कनेक्शन जो है वो मकसूद चपरासी का केस आपके सामने है या पापड़ वाले केसेस आपके सामने हैं, वो बेसिकली मकसद ये था कि वो उन केसेस से छुटकारा पा सकें, तो उसको भी ओरिजिनल पोजीशन में रेस्टोर कर दिया है। इसी तरह एक और अमेंडमेंट थी सेक्शन 14 की कि जो बारे सबूत की बात है, यानी प्रिजम्पशन ये थी कि वो जो ओनर्स टू प्रूव था, अगर किसी के पास एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं या उसके पास इतने ज़राए और वसाइल नहीं हैं तो वो इतनी एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़ ले सके, लेकिन अगर उसके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं या उसके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उस हवाले से भी बारे सबूत उस पे दे दिया गया नैब अथॉरिटीज़ पे कि वो साबित करेंगे कि किस तरह इसने करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे कमाए हैं, लेकिन वो भी चेंज कर दिया गया, ये बारे सबूत भी तब्दील कर दिया गया। अब वो शख्स बताएगा कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। और एक चीज़ और भी है, तो वो था कि आज फर्ज करो इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, आज किसी शख्स के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है तो सब उसके बारे में पूछा जाएगा। आज से 1 हफ्ता पहले अगर उसके अकाउंट में 1 बिलियन था तो वो नहीं उससे पूछा जाएगा कि कैसे उसने बनाए और कहाँ से आए और कहाँ गए। तो इस तरह की बहुत सारी तरामीम जो इन्होंने की थी, क्योंकि जो कानून बनाने वाले थे वो शरीफ फैमिली के वकील थे, लॉ मिनिस्टर साहब,
اور جو قانون پاس کرنے والے تھے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے وہ اشخاص تھے جن کے اپنے مقدمات تھے جو کرمنل کیسز یا وہ ریفرنس کی صورت میں چل رہے تھے یا انویسٹیگیشن کی صورت میں تھے یا انکوائری کی سٹیج پہ تھے، وہ سارے کے سارے وہ بینیفیشریز تھے۔ آج اس فیصلے کے بعد موسٹلی جو ہے نا وہ 95% جو امینڈیڈ لا تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو اوریجنل پوزیشن میں ریسٹور کر دیا ہے، اور اس کو 7 دن کے اندر امپلیمنٹیشن کا بھی حکم دے دیا، یعنی جو عدالت میں کیس تھا وہ وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ نیب کو پابند کر دیا وہ اس عدالت میں کیس بھیج دیں، جو ریفرنس اور انکوائری سٹیج پہ تھا اس کو وہیں سے شروع کر دیا گیا کہ اس پہ آپ انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دیں۔ یہ بیسک پوائنٹس تھے۔ اچھا شہید شاہین صاحب، آج اس سے قبل بھی آرمی چیف نے احتساب کی بات کی تھی اور آج یہاں پر سپریم کورٹ میں گفتگو بھی ہو رہی تھی کہ ان کا احتساب کا نعرہ تھا ادھر یہ انہوں نے کیس چلایا ہے تو صرف سیاسی نظام سے افراد کو نکالنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نیب کو بنانے کے لیے انہوں نے بنا کر کیا تھا۔ دیکھیں نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ماضی میں بھی استعمال کیا گیا، آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، لیکن ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹلی وداؤٹ بینگ پریجوڈسڈ وہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرے اور قانون قاعدے کے مطابق جس کے خلاف واقعی کوئی ایویڈنس ہو پروسیڈ کرے۔ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کی بات کی، اگر وہ کرپشن ختم کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں تو ہم ان سے یہ توقع رکھیں گے کہ سب سے پہلے سیلف اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں، اپنے جرنیلوں سے، اپنی فوج کے لوگوں سے وہ احتساب شروع کریں تو لوگ ان کے اوپر اعتماد بھی کریں گے اور اس کا فائدہ ادارے کو بھی ہوگا اور ملک کو بھی ہوگا۔